ठीक है। हमने अभी तक एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, ठीक है। एशियन हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली पहले हम आज समझेंगे, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री समझेंगे। व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास आखिर क्या है, ठीक है। और इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। हमें पता है जानकारी के स्रोत मूर्ति हो सकती है, पुराने स्थापत्य हो सकते हैं, पुरानी कला हो सकती है ना। इतिहास की सब स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ इतिहास की, तो भैया इसको विभाजन करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए, यानी कि इसका विभाजन करने के लिए, जो जेम्स मील थे, कौन विभाजन किसने करा सर्वप्रथम इसमें, जेम्स मील ने, जेम्स। ठीक है। जेम्स मील ने करा। इन्होंने क्या करा, ये इतिहासकार थे, कौन थे ये, ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। ब्रिटिश के इतिहासकार थे, इतिहासकार, ठीक है। ब्रिटिश के इतिहासकार ये रहे थे, जिन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा और इन्होंने एक चीज सोची। इन्होंने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, जो भारत का इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांट देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भारत का जो इतिहास था, ठीक है, उसको 3 कालखंडों में बांट दिया, 3 पोर्शंस में डिवाइड करा। किसको, भारत के इतिहास को। इन्होंने क्या करा, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, 3 कालखंडों में, ठीक है। 3 कालखंडों में, कालखंडों में बांट दिया, ठीक है। अब 3 कालखंडों में बांटा कैसे भाई, इसकी भी जानकारी लेनी जरूरी है। कौन कौन से खंड थे आखिर वो जिसमें इन्होंने बांटा इतिहास को, राइट। तो बेसिकली वो कौन से खंड थे, पहला था आपका जो जेम्स मील ने बांटा, पहला बांटा इन्होंने हिंदू इतिहास के आधार पर, ठीक है, हिंदू। दूसरा बांटा इन्होंने, ठीक है, किस पे बांटा, दूसरा बांटा इन्होंने मुस्लिम पर, ठीक है, मुस्लिम। और तीसरा बांटा इन्होंने ईसाई, ईसाई का इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसा इतिहास है, हिंदू मुस्लिम ईसाई, है ना, ये कौन सा खंड है इतिहास का। तो बेसिकली इन्होंने हिंदू इतिहास कब बोला, इन्होंने हिंदू इतिहास बोला था प्राचीन भारत को। अब प्राचीन भारत को हिंदू इतिहास क्यों कहा इन्होंने, प्राचीन भारत क्यों नहीं बोला इन्होंने, है ना। इन्होंने प्राचीन भारत क्यों नहीं बोला, हिंदू इतिहास क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो भारत है ना प्राचीन का, वो हमारा सिंधु से है, सिंधु सभ्यता से है। सबसे पहली सभ्यता हमारी सिंधु है ना, सबसे इतिहास फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू होता है, प्राचीन भारत जो शुरू होता है हमारा सिंधु सभ्यता से। और ये हिंदू किसी रिलीजन को लेके नहीं सोचा उन्होंने, हिंदू था जो सिंधु थे, उनके जो वासी थे उनको बोलते थे हिंदूवासी, यानी कि जो अरेबिक लोग थे वो लोग बोलते थे, यूनानी लोग थे वो लोग बोलते थे हिंदू, सा नहीं बोलता था उनसे, ठीक है, सा नहीं बोला जाता था। अच्छा पता है मेरे को एक चीज लगती है कि मतलब वो सा नहीं बोल सकते थे, पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि हाउ इज इट पॉसिबल, फिर ये सा अदर चीजों में कैसे बोलते थे, तभी सिंधु में नहीं बोल सकते थे। खैर चलो, ये तो अभी तक एक वो है, एक रित बनी हुई है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं ऐसा सोचती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। बट इन्होंने जो हिंदू रखा नाम, हिंदू क्यों रखा इन्होंने नाम, हिंदू इसीलिए रखा क्योंकि हिंदू जो था, हिंदू इतिहास पुराना सिंधुस्तान से जुड़ा हुआ था, सिंधुस्तान यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था वो। और मुस्लिम इतिहास इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर अरबों का आक्रमण था, यहाँ पे मिडीवियल हिस्ट्री की बात हो रही है, मिड हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मिड हिस्ट्री की बात हो रही है। तो अरबों का आक्रमण आना, फिर बाहर से अफगानिस्तान से मुगल आए, सल्तनत लोग, गौरी आए, ये सारी चीजें, ठीक है, तो मुस्लिम इतिहास बोला। और जो तीसरा है ईसाई है, वो कौन सा है, ब्रिटिश काल वाला, ब्रिटिश काल का इतिहास जो आया हमारा वो, ठीक है, समझ में आई। अच्छा प्राचीन भारत ईसा पूर्व से शुरू होता है, मिनिमम 1700 ईसा पूर्व, है ना, 1700 1800 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, कम से कम कहाँ तक रहता है, 700 ईस्वी तक रहता है, टू 700 ईस्वी तक आप मान के चलो, 700 ईस्वी, ईस्वी, ईसा पूर्व टू ईस्वी, ठीक है, ये भी याद रखना, ईसा पूर्व टू ईस्वी, बहुत लंबा इतिहास है हमारा प्राचीन भारत का। मिडीवियल जो है देखो 711 से आप लगा सकते हो मिनिमम, क्योंकि भाई 711 में ना वो आ गए थे, कासिम का आक्रमण हुआ था हम पर, तो 711 से आप लगा सकते हो, ठीक है। 1757 तक, जब तक प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था। और ये जो था 1757 से लेकर टू कब तक मान सकते हो,
आजादी तक 1947 तक मान सकते हो। इस तरीके से हमारी डेट से उन्होंने विभाजन किया। परंतु इनका जो विभाजन था बेटा, इनका विभाजन था हिंदू मुस्लिम और ईसाई के ऊपर, ठीक है। और वो सरासर हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कोई विभाजन होता नहीं है यार। ये तो बड़ी अजीब बात कर दी इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पर अपना भारत का तुमने विभाजन कर दिया, तो इट्स नॉट गुड थिंग। सो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यार ये फिजूल की हरकतें कम करके हम अपने इतिहास को प्राचीन, ठीक है, क्या हम अपने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल यानी कि आधुनिक भारत के नाम पे देखेंगे। क्या करेंगे हम अपने इतिहास को? हमने सोचा हम अपने इतिहास को पहला कौन सा, प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा मिडीवियल यानी कि मध्य भारत, ठीक है, मिडीवियल बोल सकते हो आप इसे, मिड, ठीक है, एंड द थर्ड इज आधुनिक, है ना, आधुनिक भारत। तो हमने इस तरीके से इन 3 कालखंडों में बांटा, और यही राइट पोर्शन था पढ़ने का, यही राइट पोर्शन था समझने का इतिहास को, वरना वो सब अजीब था बहुत, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट, देन ये ठीक था। बस इस तरीके से हमने बांटा, और देन अब हम जो कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है प्राचीन भारत को, ठीक है। प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल डन हो चुका है। अब जो शुरू होगा हमारा, अब कौन सा शुरू होगा, मिडीवियल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, ठीक है, डन। होप समझ में आया होगा इतना। चलो अब हम मध्यकालीन भारत करेंगे, आ जाते हैं अपने मध्यकालीन भारत पर, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने बात करी अभी मध्यकालीन भारत की, तो मैंने आक्रमण की बात करी थी, है ना, किसकी बात करी थी, आक्रमण की बात करी थी। सबसे पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, अरबों का आक्रमण हुआ था, अरब से, अरब कंट्री से आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। किसने किया था, नाम याद रखना, किसने करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। एक अरब सैन्य नेता थे ये, जिन्होंने सैयद उम्मयद खलीफा की सेवा की और भारत में उम्मयद अभियानों के दौरान सिंध पर मुस्लिम विजय की देखरेख भी की। सिंध पर मुस्लिम विजय करी इन्होंने, और अब यहाँ से शायद इस्लाम आना शुरू हो गया, ठीक है। हमें पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पर हम इतना बता सकते हैं कि अरबी जो अरब के नेता थे, इनके आने से इस्लाम का उदय स्टार्ट हुआ अन्य अन्य जगहों पर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इनकी डेट याद रखना बच्चे, डेट कब, आक्रमण की जो डेट है 1700 नहीं 700, हाँ 711 एडी, ईसवी, ईसा पूर्व कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने करी, डेट थी, आक्रमण करा इन्होंने, और 712 में इनकी विजय भी हो गई एडी में, ठीक है ना, 712 में इनकी विजय भी हो गई। ये कौन थे भाई, ये उम्मयद खलीफा की सेवा की इन्होंने, भारत में उम्मयद अभियानों के दौरान सिंध पर मुस्लिम विजय की देखरेख की। इराकी गवर्नर कौन थे, अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा था, जहां उनसे खलीफा वालिद की मंजूरी से, खलीफा वालिद की मंजूरी मतलब इनके जो वालिद थे वो खलीफा थे, उनकी मंजूरी से उन्होंने क्या करा, सिंध पर अधिकार कर लिया, और बिन की सैन्य कौशल के कारण सिंध का निर्माण हुआ, और सिंधी ब्राह्मण राजवंश और राजा दाहिर जिसके प्रभारी प्रांत थे उनका अधिग्रहण हुआ। जो यहाँ के राजवंश से उनका अधिग्रहण हुआ, पर मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो सिंध बेशक आए थे, आक्रमण जरूर किया था, पर इन्होंने यहाँ पर आके राज नहीं किया। ये आक्रमण करके वापस अरब लौट गए थे। अरब की पूर्व राजधानी जो थी वो क्या थी, अरोर। लिखो इसको कॉपी में अलग कि पहला आक्रमण अरबों का था, नंबर 1 पे कासिम ने करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से लेके 711 पे किया था, 712 पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। अरब आक्रमण के साथ कासिम हिंदू क्षेत्र को जीतने वाला पहला मुस्लिम बन गया था, जिसने पूरा हिंदू क्षेत्र यानी कि सिंधु क्षेत्र को जीता। हिंदू कोई रिलीजियस नहीं है इस वक्त, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट रूप से पढ़े। तो यहाँ पे हिंदू क्षेत्र जो था, यानी कि सिंधुस्तान का जो क्षेत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र था, वो जीतने वाला पहला मुस्लिम कौन था, कासिम था, जिसने भारत में अरब आक्रमण की शुरुआत की थी, ठीक है। तो सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ भारत पर, मोहम्मद बिन कासिम। कहां से बिलोंग करता था, ही वाज बिलोंग टू अरब, ठीक है। तो अब मोहम्मद कासिम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। मोहम्मद कासिम के बारे में 695 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ। वह तक काफी जनजाति से थे, और उत्पत्ति अरब शहर में ताइफ में हुई थी। ताइफ क्या है, एक शहर है,
वहां पे वे हज्जाज बिन यूसुफ का करीबी रिश्तेदार भी थे और हज्जाज के संबंधों के कारण युवा मोहम्मद बिन कासिम को फारस का राज्यपाल नामित किया गया जब वह अभी भी किशोर अवस्था में था। अच्छा हाँ, एक और चीज बतानी थी। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए भारत में आक्रमण करने, तो उनकी उम्र महज 17 साल की थी। हाँ, तो हाथों हाथ ना इम्पोर्टेंट, जैसे उनकी एज हो गई, उनका जन्म की ईस्वी हो गई, ठीक है, ये आप लिखते चलो। ठीक है, फारस का राज्यपाल नामित किया गया जब वह अभी भी किशोर अवस्था में था, तो उसने प्रांत में विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है भैया, बहुत छोटी एज में उन्होंने आक्रमण किया है। इस एज में तो हमारे यहाँ के बच्चों के हाथ में सिर्फ हेल और रेड बुल ही नहीं हट रही है, वो आक्रमण करके पूरा हिंद लूट के जा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है ये, है ना। चलो, उन्होंने भारत में उम्मियत अभियानों के दौरान सिंध पर मुस्लिम विजय की कमान संभाली। वह उम्मियत खलीफा के लिए काम करने वाला एक अरब सैन्य थे। एक सैन्य थे, वो कोई खलीफा नहीं थे, उम्मियत खलीफा के अंदर काम करते थे। उनके सैन्य कौशल के कारण अरब सिंध की स्थापना हुई और इस क्षेत्र को सिंधी ब्राह्मण राजवंश और दाहिर से छीन लिया गया। ठीक है, 709 से 711 ईसा पूर्व के बीच जब इराकी गवर्नर हज्जाज ने उन्हें सिंध के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना, तो चचनामा में प्रलेखित था। ठीक है, चचनामा क्या था, एक बोल सकते हैं एक ग्रंथ टाइप का कुछ था, लाइक एक आर्टिकल था जिसमें ये सब लिखा हुआ था। तो 709 से लेके 711 तक, क्योंकि ये लोग ना ट्रेंड भी होते थे, पहले आक्रमण करने से पहले ट्रेंड होते थे। 18 जुलाई 715 को इराक के मौसुल में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। 1711 में यहाँ पर आए, 12 में चले गए, 15 में मृत्यु हो गई इराक में जाके। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उनके अवशेष बलूचिस्तान के मकरान में ले जाया गया था। पता है ऐसा क्यों होता था वहां पर? ऐसा पता है क्यों होता था? क्योंकि ना ये लोग ना, जैसे इनके पास एरोप्लेन तो था नहीं, इनके पास एरोप्लेन तो होते नहीं थे भाई, जो ये उड़कर जल्दी जल्दी चले गए। तो पता होता क्या था कि ये लोग ना रास्ते में जाते जाते, या 1-1.5 साल भी लग जाता था जाने में इनको, तो ना इनकी मृत्यु हो जाती थी, और फिर जिस जगह पे इनकी मृत्यु होती थी ना, वहीं पे इन लोगों को दफना दिया जाता था हाथों हाथ। ठीक है, कहीं भी सीरीज देखी होंगी आपने पुरानी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे दफना देने की ही रिवाज था। ऐसा तो नहीं बिल्कुल वहां तक ले जाएंगे, क्योंकि डेड बॉडी को इतने टाइम तक सफर कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रेवाड़ का युद्ध कैसे हुआ? सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम रेवाड़ की लड़ाई में युद्ध में लगे हुए थे। पंजाब के ब्राह्मण राजा दाहिर को युद्ध में परास्त कर दिया। जो सिंध के राजा थे उस टाइम पे, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम जो थे, वो रेवाड़ के युद्ध में लगे हुए थे दोनों ने, और पंजाब के ब्राह्मण राजा दाहिर को युद्ध में परास्त कर दिया। मोहम्मद कासिम ने परास्त मतलब हरा दिया। उन्होंने मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया। मुल्तान जो है आज के टाइम पे पाकिस्तान पर है, पर उस टाइम पे हमारा ही हिस्सा था। दोनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सोने का शहर कहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी खाने खदाने और तो और सोना भी था। ठीक है, देन भारत में अरब आक्रमण के बाद प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? सिंध पर कब्जा होने के समय उस पर अरबों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि भारत में अरब के आक्रमण के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव आया। क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। सिंध पर कब्जा होने के समय उस पर अरबों का कब्जा था। अरब विजेताओं ने अपने कब्जे वाले अन्य क्षेत्र में भी रणनीति अपनाई, और शिक्षाविदों के अनुसार प्रशासनिक शैली के बाद प्रशासनिक शैली से अधिक उदार थी। इसका मुख्य कारण पिछली शताब्दियों में इस्लामी कानून विचारधारा के बाद शताब्दियों को तरह सख्त ना होना था। पता है हुआ क्या, कि जब सिंध पर कब्जा हुआ उस टाइम पे अरबों ने क्या करा, कब्जा करने वाले जो विजेता थे उन्होंने अपनी शिक्षावादी के अनुसार प्रशासनिक शैली को अपनाया, अपनी शिक्षा का प्रसार किया, अपनी शैली का प्रसार किया, उसको अपनाया, उसको दिखाया, और कानूनी विचारधारा के बाद शताब्दियों की तरह सख्त ना होना, मतलब उस टाइम पे इतना सख्त नहीं थे, पर अपना शासन जो था स्थापित करने के लिए अरब ने मोहम्मद बिन कासिम के अधीन सिंध और मुल्तान की कई इक्ता जिलों में विभाजित कर दिया। जिलों के उपविभाग स्थानीय हिंदू अधिकारियों के नियंत्रण में थे। ठीक है, और वो सब इन्होंने लूट लिए जिले। कहने का मतलब उस पर आक्रमण कर दिया। भारत में अरब आक्रमण का प्रभाव किस प्रकार पड़ा? प्रशासनिक में क्या हुआ, अपनी शिक्षा अपनाई, अपना कानून अपनाया, ठीक है, और अपनी प्रशासनिक विचारों को ज्यादा महत्व दिया। और अब आक्रमण के बाद और क्या क्या प्रभाव हुए? प्रशासनिक प्रभाव तो हुए, और भी तो प्रभाव पड़े होंगे। जैसे कौन कौन से प्रभाव पड़े? भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव
इस प्रकार है कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। कैसे? हिंदुओं को अपने विश्वास का पालन करने की अनुमति दी गई क्योंकि अरबों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। ब्राह्मणों के विस्तृत समारोह अरबों से उधार लिए गए थे और उन्होंने ज्योतिष, चिकित्सा, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। अरब शब्दकोशों में अक्सर संस्कृत शब्द होते थे, यानी कि जो हिंदू, यानी कि जो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग थे, उन लोगों को अपने अपने विश्वास पे पालन करने की अनुमति दे दी गई थी कि जिस पर आप भरोसा करना चाहें आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। और समारोह पे क्या हुआ था, इसमें अलग अलग समारोह थे जिसमें क्या होता था, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष की बातें होती थी। अरब शब्दकोश में ज्यादातर संस्कृत शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चला कि इन्हें इनकी भाषा से अलग नहीं किया गया। ठीक है। धर्म परिवर्तन किस तरीके से, सिंध और मुल्तान में इस्लाम मजबूत स्थापित हो गया और उत्तर राजपूत गढ़ था, इसलिए प्रयास विफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से शुरू खलीफा को झटका लगा, जिससे इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अब भारत पर राजनीतिक प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा कि हिंदू शासकों के कुप्रबंधन और उनकी कमजोर सेना सार्वजनिक होने के कारण अरब पूरे भारत पर कब्जा करने की रुचि लगा ली। यानी कि भारत पे जब उसने आक्रमण किया सिंध के हिस्से पर, मुल्तान पे, तब इसने देखा कि भारत के जो राजा है इनकी शायद जो ये जो सेना है ये कमजोर है, जिनका प्रबंधन है वो कमजोर है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, सार्वजनिक होने के कारण अब क्या करेंगे, भारत पर धीरे 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 करके कब्जा करेंगे, मतलब भारत को पूरा अपने अधीन कर लेंगे। अब ये कंप्लीट के अरबों का आक्रमण, क्या क्या पढ़ा अरबों के आक्रमण में हमें, लेसन नंबर 1 यानी कि मॉड्यूल 1 था ये आपका कि अरबों का आक्रमण। इसमें 2 डेट आपको या 3 डेट्स याद रखनी है आपने। क्या क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनो। 711 कब कासिम यहाँ पर आए, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए। 712 विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के सिंध के हिस्से पे। मुल्तान को उन्होंने बताया कि ये तो सोने की खान है ना, मुल्तान पे भी उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। इसके प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, शिक्षावादी प्रसार किया इन्होंने, अपनी प्रशासनिक नीतियों का प्रसार किया, अपने कानूनों का प्रसार किया। तीसरी चीज, आक्रमण के प्रभाव, आर्थिक विकास हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, पर इसके साथ साथ राजनीतिक सामाजिक विकास भी हुआ और प्रभाव भी पड़ा। कैसे कि इन्होंने सोचा कि हम सभी जगह पे सभी सामाजिक स्थिति और राजनीति पर कब्जा कर लें। ठीक है, ये क्या था, इनके प्रभाव थे। अब आते हैं हम इसमें मॉड्यूल 2 में। ठीक है, वेट, मॉड्यूल 2 में आते हैं हम। देन भारत पर तुर्की आक्रमण, ये मॉड्यूल 2 का हिस्सा है आपका। ठीक है, मध्य एशिया में तुर्कों के उत्थान और उसके बाद 11वीं और 12वीं शताब्दी पर भारत में तुर्कों पर आक्रमण, भारत के तुर्कों ने उत्तर पश्चिम सीमाओं पर खुद को स्थापित करने की अनुमति महमूद गजनी और मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका नाम पूरा जो है मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी है। अच्छा, तुर्क को गजनी और मोहम्मद गौरी जो तुर्क शासक थे ना, अब तो अरब के लोग थे, अब तुर्क के लोग देखो, ये जो तुर्की थे ना, इसमें 2 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोहम्मद गौरी है और एक मोहम्मद मोहम्मद महमूद गजनी है। ठीक है, और इन दोनों का ही जो देखा जाता है ना पीछे से बैकग्राउंड, वो गजनवी वंश से देखा जाता है, पर अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो दोनों ही 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत आए, इन्होंने भी खूब लूटा। ठीक है, भारत में आकर लूटपाट अभियानों ने इस्लाम में भारत में फैलने का द्वार खोल दिया। मोहम्मद गौरी की लूटपाट अभियानों ने 11वीं सदी की शुरुआत में महमूद गजनी ने लूटपाट और तोड़फोड़ की, जो तुर्कों के मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत थी। ठीक है, भारत में पहले मुस्लिम राज्य की स्थापना कब हुई, 12वीं शताब्दी में। किसने, उत्तरार्ध में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी। किसकी पराकाष्ठा थी, 11वीं शताब्दी में अरबों द्वारा सिंध पर कब्जा करने के बाद तुर्कों ने भी भारत पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि तुर्क भारत में इस्लाम लाए थे। अब जो गजनवी वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी, एक्चुअल में 963 में हुई थी, पर सम्मानित शासक जो था अमीर अबू बकर लाविक थे। ठीक है, तुर्की गुलाम अल्पतिगिन थे, मतलब जो तुर्की के गुलाम थे, ठीक है, वो किसके थे, इनके शासक अबू बकर के थे। उसने जाबुल साम्राज्य पर कब्जा किया, जिसकी राजधानी क्या बनाई, गजनी बनाई, और गजनी से क्या निकल कर आया, गजनवी वंश निकल कर आया। और उनकी जगह उनके प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी दामाद सुबुकुद्दीन, ठीक है, ने ले ली और लमघन के पेशावर के बीच में सभी क्षेत्र हिंदू शाही शासक जयपाल सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका।
स्टोरी क्या थी ये कि जब अरब का आक्रमण हुआ उसके बाद तुर्कों ने सोचा कि हम भी आक्रमण करेंगे। एक्चुअल पता है बात क्या थी, जो भारत है ना, जो भारत देश है वो ऐसा राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र रह चुका है जो ज्ञानी था, यू नो, ज्ञान की यहाँ पे पूरी गंगा बहती थी सबके अंदर। ठीक है, आप खुद देखो, मौर्य साम्राज्य का अंत आते आते देखो क्या हुआ, राजा कहाँ चले गए, साधु बनने, संत बनने, यही तो करने गए थे, है ना। वो जैन धर्म में चले गए मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य जी, बिंदुसार जी, और जो अशोक बचे थे वो बौद्ध धर्म उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो धर्म में लिप्त हो गए। तो जो बाहर के लोग थे, ये लोग क्या चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना भारत जो थी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब वर्ल्ड में भारत की बात हुई थी, तो जब बहुत सर्वप्रथम भारत की बात की गई थी अरब में, तो पूछा गया था ये भारत जैसा कोई देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसको ढूंढना है हमें। तो पहले नक्शा बनाया गया वर्ल्ड का। ठीक है, जब वर्ल्ड का नक्शा बनाया गया, सबसे पहले वर्ल्ड का नक्शा जो बना था ना वो उल्टा बना था, सीधा नहीं बना था। वो जो लोग थे ना उल्टे नक्शे देखते थे अरब के लोग, तो इन्होंने देखा और बोला जाता है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। तो भाई ये क्या करने आया था कासिम सबसे पहले भारत, है ना। वास्को डी गामा तो बहुत बाद में आया है, कासिम पहले आ गए थे अरब आक्रमण करने के लिए। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, आक्रमण करना शुरू करा कि इनको क्या करना है, जब ये इनको कुछ करना तो है नहीं अपने उसका, जितना भी सोना इनके पास है भारत वासियों के पास है, तो ज्ञान में चले जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। जब इन्होंने लूटना शुरू कर दिया तो इन्होंने देखा भारत की भूमि, पृष्ठभूमि को देखा कि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है ढंग की, या ऐसा कुछ नहीं है। इनको काफी चीजों को देखा, बोला ना कि सामाजिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी काफी कमजोर नजर आई, तो इन्होंने खुद भी यहाँ पर बचना शुरू कर दिया। कासिम तो नहीं बचे। अब भाई ऐसा नहीं है कासिम नहीं बचे तो बचे तो कोई भी नहीं बचेगा। तो गजनवी वंश में जो आए, राजवंश में महमूद गजनी आए, ये भी वैसे इन्होंने भी यहाँ पर नहीं किया, इन्होंने भी क्या करा, बस जो जयपाल थे उनके साथ में युद्ध करा, और परिणाम स्वरूप हिंदू शाही साम्राज्य को पूर्व गजनवियों के बढ़ते अधिकार को रोक नहीं सका। और महमूद गजनवी ने, जो तुर्क गजनवी राजवंश से थे, उन्होंने उन्होंने गजनी वंश की स्थापना कब की थी, 971 में। उनकी मृत्यु कब हुई, उनका राज्य, उनकी मृत्यु हो गई कब, 1030 में। ठीक है, 1030 में हो गई थी, और 998 में वो यहाँ तक चले थे, इसलिए सैन्य साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया, और उत्तर पश्चिमी ईरान से लेके भारत में पंजाब, ट्रांसो किसियाना के ख्वारिज्म और मकरान तक फैला हुआ था। ठीक है, ऊपर जो ये है ना भारत, भारत का हिस्सा पंजाब और अफगानिस्तान वगैरह जो है सब जगह फैला हुआ था ईरान तक। क्योंकि आप देखेंगे ना भारत का हिस्सा इधर जो पंजाब है, इधर कश्मीर की साइड से नीचे की साइड पंजाब है हमारा, पंजाब के ऊपर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, इधर के साथ ईरान, फिर उधर इराक, फिर नीचे सऊदी, इस तरीके से ये सारी चीजें ना जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई इनका आना बड़ा आसान हो गया था यहाँ पर। एशिया का सबसे महान मुस्लिम शासक महमूद गजनवी था, सबसे महान मुस्लिम शासक था ये। वह फिरदौसी और अल बुरूनी जैसे विद्वानों के साथ साथ कला और साहित्य की भी प्रशंसा करता था। फिरदौसी ने शाहनामे में लिखी, जबकि अल बुरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। और क्या लिखी बेटा, ये याद रखना, फिरदौसी ने शाहनामे लिखी, ठीक है, क्या लिखी, शाहनामे, एक किताब थी। अल बुरूनी ने लिखी किताबुल हिंद। ठीक है, अन्य लोग उन्हें बुद्ध और हिंदू और जैन स्थलों को अपवित्र करने वाले रूप में याद करते हैं, और जबकि कुछ उन्हें इस्लामी नायक के रूप में भी याद करते हैं। कोई उन्हें भला भी कहता है तो कोई उन्हें बुरा भी कहता है। ठीक है, उन्होंने एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित किया, उपमहाद्वीप की राजनीति, धर्म और संस्कृति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया महमूद गजनी ने। ठीक है, गजनवी ने, महमूद गजनवी जो थे उनका ये क्वेश्चन आ सकता है, इनका धन अर्जित करने और क्षेत्र में इस्लाम फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया, तो क्यों किया, वजह पूछ सकते हैं। एक तो धन अर्जित करने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए। भारत पर आक्रमण करना उनका मध्य एशिया में शक्ति साबित करने का तरीका था, कि वे भारत पर आक्रमण करके अपनी शक्ति साबित करना चाहते हैं। क्योंकि इन देशों को ये रहता था एक दूसरे से कंपैरिजन करना है कि किसकी शक्ति सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वे भारत पर आक्रमण करके अपनी शक्ति साबित करना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उत्तर भारत पर अनेक आक्रमणों से पहले आक्रमण महमूद द्वारा शुरू किया गया था। कब, 28 नवंबर और 1001 को पेशावर की लड़ाई में उनकी सेना ने काबुल शाहियों की सेना के राजा जयपाल की मुकाबला किया और जीत हासिल की। आप एक बात याद रखें, पेशावर कहाँ पर है, पाकिस्तान में, काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ये दोनों ही किसका हिस्सा थे, भारत का हिस्सा। ठीक है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। और उन्होंने पेशावर की लड़ाई, पेशावर से लड़ाई लड़ी, किससे, काबुल की सेना से, मुकाबले में जीत भी हासिल की उन्होंने।
जो महमूद गजनी था वो भारत पर आक्रमण, फिर 1002 में सैफरीद राजवंश का अंत हुआ। महमूद ने सिस्तान और आक्रमण किया, खिलाफ इब्न अहमद को उखाड़ फेंका और महमूद गजनी ने धन के लिए भारत पर कई बार आक्रमण किया। 7वीं बार आक्रमण के समय महमूद गजनी कांगड़ा के नगर कोट में थे और वह अपने समृद्ध मंदिरों के लिए अपने क्षेत्र के समृद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। अपने क्षेत्र में बनाए गए महमूद गजनी ने मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे ये, ठीक है। ये आते थे, आक्रमण करते थे और काफी चीजें, ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट भी करते थे। एक मिनट ठीक है। उखाड़ फेंका, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। ये सच है कि आक्रमण के बाद गजनी का महमूद इतने सारे गहने, धन, सोना, चांदी लेकर लौटा कि उसके लोग महमूद भारत की संपत्ति देखने के लिए एकत्र हुए। महमूद गजनवी के आक्रमणों के विभिन्न पहलुओं के व्यापक परिणाम हुए और भारत के लोग पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आक्रमण के बाद महमूद गजनी के आक्रमणों के कारण भारत के लोगों को जो परिणाम भुगतने पड़े वो थे साम्राज्य का विस्तार, राजपूतों और शाहियों का पतन, ठीक है। भारत में अब राजपूतों का पतन धीरे धीरे होता जा रहा था, शाहियों का भी पतन होता जा रहा था। अतिरिक्त उसने 1000 सैनिकों को मार डाला, जिनमें से कई दास के रूप में खरीदा गया। तो बचे हुए लोगों ने गजनी के बाद हमलों के खुद को बचाने की प्रेरणा की कमी थी और इसीलिए भारतीय वस्तुकला और कला के विनाश के प्राथमिक कारण था, जिनमें कई मंदिर भी नष्ट हुए, कई कलाएं भी हमारी नष्ट हो गई, क्योंकि जब भी कोई आक्रमण होता है हम पर तो एवरीथिंग नष्ट हो जाती है, जिसमें हमने काफी चीज खोई भी है, ठीक है। और भारतीय वस्तुकला का विनाश प्राथमिक कारण था और जिसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था। कुछ लोग मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया और मुगल राजवंश को भारत में खुद स्थापित करने का आधार मिला। तो बेसिकली महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? धन इकट्ठा करने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए, और भारत की इसने आक्रमण किया, ठीक है। भारत पर आक्रमण करके वो दोनों काम को सक्षम करना चाहता था और उसने किया भी सक्षम। और 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। पैसे चुराने के डिजाइन किए गए थे अलग अलग। महमूद गजनी ने, जिसे महमूद गजनी भी कहा जाता है, गजनी का महमूद भी कहा जाता है, और उसने क्या 971 से लेके 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। ये डेट नोट कर ले, गजनी पर शासन कितनी बार कब तक किया और भारत पर आक्रमण कब तक किया। 1000 से लेकर 971 में वो अपना गजनी का महमूद बना, मतलब वहां का राजा बना, और 1000 में भारत पर आक्रमण किया, 27 तक आक्रमण करा, 3 साल बाद तक उसने शासन किया। उसके बाद उसने विशेष रूप से खजाना लिया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला भी किया और 17 बार ही आक्रमण किया था उसने, ठीक है। अच्छा, गजनी ने महमूद ने भारत पर अपना आक्रमण तब शुरू किया जब राजपूत शक्ति अपने निम्नतम बिंदु पर थी और भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए महमूद गजनी की 2 मुख्य प्रेरणाएं थी। पहला, भारत पहले से मौजूद विशाल धन को इकट्ठा करना, दूसरा, इस्लाम का प्रसार करना। और वह अपनी राजधानी गजनी को पूरे मध्य एशिया तक प्रदर्शीय और विजय शक्ति का क्षेत्र बनाना चाहता। वो चाहता था कि पूरे एशिया में जो गजनी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा हाईफाई और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। 1000 ईस्वी में इसीलिए उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर अपना हमला किया और हिंदू सम्राट जयपाल को उखाड़ फेंका, अनंत आत्महत्या कर ली, और जिसने अनंत आत्महत्या कर ली और उनके बेटे आनंद पाल को सत्ता सौंपी गई, ठीक है। 1005 में गजनी ने भाटिया पर आक्रमण किया और 1006 में गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। बेसिक इसका जो हमारे कासिम थे उन्होंने किस पे करा था? बस मुल्तान पे किया था और सिंध पर करा था, भारत पर जो गजनी है उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर किया था। आनंद पाल ने उस पर आक्रमण कर दिया और भाटिंडा के राजा सूखा पाल 1007 में ईस्वी में महमूद गजनवी ने हमला किया और उसकी हत्या कर दी। 1011 में गजनी ने पंजाब की पहाड़ी नगरकोट पर आक्रमण किया, फिर पेशेवर के पास, पंजाब वही पाकिस्तान वाला है, पेशेवर के पास किया। 1013 में वहन की लड़ाई हुई, ठीक है। महमूद ने आनंद पाल के नेतृत्व में हिंद शाही साम्राज्य पर हमला किया और उसे हरा दिया, ठीक है, महमूद गजनी ने। भाटिंडा के राजा सूखा पाल पर 1007 में महमूद गजनवी ने हमला किया और उनकी हत्या कर दी, ठीक है। थानेसर में 1014 में उन्होंने बंदी बना लिया और कश्मीर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया।
15 में। धीरे 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 सभी राज्यों पर हमला करके उन्होंने संपूर्ण भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। संपूर्ण भारत के कौन से हिस्से में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया। ठीक है, बस फिर महमूद गजनी का काल कंप्लीट होता है। तो 2 काल पढ़े पहले, अरबों का आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण में क्या पहला पढ़ा है हमने, महमूद गजनी के बारे में, गजनवी के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में हमने क्या पढ़ा है, पहला मॉड्यूल पढ़ा हमने अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, अरबों के आक्रमण में, अरबों के आक्रमण में पढ़ा हमने मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि कासिम द्वारा किया गया आक्रमण का पढ़ा। ठीक है, कासिम का आक्रमण पढ़ा हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल में हमने पढ़ा क्या, तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण में क्या पढ़ रहे हैं हम, हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ना है हमें, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, बस फिर हमारा तुर्कों का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 मॉड्यूल हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, डन। मध्यकालीन भारत चल रहा है, देन हम सब देखेंगे कि मुगल कैसे है, सल्तनत काल कैसे बैठा। ठीक है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, ये भी आ गया। ठीक है, बस इतना ही हमें इसके अंदर पढ़ना है, अरबों के आक्रमण में कासिम का आक्रमण पढ़ना, देन कंप्लीट। ठीक है, 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए।